everyone. I'm Dr. Richa Sanukhani, dermatologist, cosmetologist, and hair transplant surgeon at Persona Skin Hair and Laser Clinic, which is the Ahmedabad Center of Hair Free and Hair Grow. जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपका रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, उसमें कई महीनों का टाइम लगता है। जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, अगर हम उसको डे 0 बोलें तो कुछ समय के बाद, उसके कुछ समय के बाद अराउंड डे 10 टू डे 14 में आपका एक शेडिंग फेज स्टार्ट होता है। बहुत बार पेशेंट्स को अगर ये शेडिंग फेज के बारे में पहले से बताया ना गया हो तो वो घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो भी उन्होंने अमाउंट या पैसा काफी जो खर्च किया हुआ है वो सारा उनका डूब चुका है, क्योंकि बाल तो उनके सारे झड़ चुके हैं। इसीलिए हमें ये ग्रोथ फेजेस जो शेडिंग फेज है या जो ग्रोथ फेज है उसका हमें पहले से जानकारी होना जरूरी है, ताकि हमें एक प्रॉपर नॉलेज हो तो हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन की फेजेस को अच्छे से पहचान सकें। डे 10 से डे 14 के बीच में यूजुअली आपका एक शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, जो अराउंड डे 60 टू डे 90 मतलब 2 to 3 मंथ्स तक लाई करता है। फिर जो हेयर ग्रोथ का फेज रहता है वो 2 to 3 मंथ्स में स्टार्ट होके फिर अराउंड 6 मंथ्स पे आपको अराउंड 40 to 60% रिजल्ट, 8 मंथ्स में अराउंड आपको 70 to 80% रिजल्ट और कंप्लीट रिजल्ट आपको 9 to 12 मंथ्स में मिलता है। शेडिंग फेज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शेडिंग होता क्यों है, इसका कारण क्या है। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें हम डोनर एरिया से आपके ग्राफ्ट्स निकालते हैं और उसे रेसिपिएंट एरिया जहाँ उसकी जरूरत होती है वहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें जब भी आपके ग्राफ्ट निकाले गए हैं उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है जब आपके ग्राफ्ट आपकी बॉडी के बाहर रहते हैं और उस कुछ समय के बाद उसे बॉडी में प्लेस किया जाता है। इस टाइम पे हेयर अपने ब्लड सप्लाई से वंचित हो जाता है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। और जब हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके रेसिपिएंट एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तब वो ब्लड सप्लाई स्टैब्लिश होने में भी टाइम लगता है। इसके कारण हेयर एक इस्चेमिक इंजुरी के थ्रू गुजरता है। इस्चेमिक इंजुरी मतलब जो उसका ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिल पाया है, उसके कारण वो उसमें एक स्टिमुलाई जनरेट होता है जिसके कारण वो हेयर शेडिंग में चला जाता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर शेडिंग फेज के बारे में बात करेंगे। कि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन कितने भी अच्छे तरीके से किया गया हो, आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन कितने भी एक्सपर्ट हो, बट ये शेडिंग फेज अनअवॉइडेबल है। ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक पे डिपेंड नहीं करता है, बट इसमें अच्छी बात ये है कि ये टेम्पररी है, आपके बाल झड़ने के बाद जरूर वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज है कि एक्सटेंट ऑफ शेडिंग भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसके कारण को नहीं पता लगा सकते और पहले से आपको ये नहीं बोल सकते कि आप में कितना परसेंट ऑफ शेडिंग होगा। हर पर्सन का शेडिंग परसेंटेज ऑफ शेडिंग वेरी करता है, बट यूजुअली ऐसा देखा गया है कि अगर आपका बॉल्डनेस का ग्रेड ज्यादा है और आपके डोनर एरिया में मिनिचराइजेशन है, मतलब आपके डोनर एरिया के हेयर काफी पतले हैं, तो यूजुअली शेडिंग ज्यादा होता है। इसमें शेडिंग के परसेंटेज के ऊपर भी आपका रिजल्ट डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए किसी किसी पर्सन में कभी कभी हम देखते हैं कि सिर्फ 10 to 20% हेयर शेड होते हैं, किसी किसी में हम देखते हैं कि 90% हेयर तक हेयर शेड हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट इन चीजों पे शेडिंग पे बिल्कुल डिपेंड नहीं। जो हमारा हेयर शेडिंग फेज में जाता है उसमें हमें ये समझना जरूरी है कि जो शेडिंग होती है वो हेयर के एक पार्ट की होती है जिसे हम शाफ्ट बोलते हैं। हेयर का अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो उसमें दो पार्ट्स आप मान सकते हैं, एक हेयर रूट या जिसको हम डर्मल पैपिला बोलते हैं वो एरिया, और एक हेयर शाफ्ट। तो जब शेडिंग फेज आती है तब सिर्फ शाफ्ट वाला एरिया शेड होता है और हेयर रूट जो हमने डीपली प्लेस किया है अराउंड 4.5 to 5 mm आपका स्किन के नीचे प्लेस किया है वो कभी शेड नहीं होता है, वो हमेशा अंदर ही रहता है और उसी से आपका नया बाल ग्रोथ फेज में वापस आता है। अब तीसरी चीज ये है कि हम इस शेडिंग फेज को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शेडिंग फेज अनअवॉइडेबल है, हम कितने भी अच्छे से आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन करें इस शेडिंग फेज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, एंड इट इज इनएविटेबल ऑल्सो, मतलब ये हर पर्सन में आएगा ही आएगा। कभी किसी को जल्दी आएगा, किसी को थोड़ा लेट आएगा, लेकिन शेडिंग होना जरूरी है।
कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी केस में बिल्कुल भी अराउंड सिर्फ 10% ही शेडिंग होती है, तो उनके हेयर बाद में भी शेड हो सकते हैं, बट बाद में शेडिंग के कारण कभी भी आप उसको फुल शेडिंग जैसे अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके कुछ हेयर ग्रोथ फेज में आ जाएंगे और कुछ हेयर शेड होंगे। तो इसीलिए अगर शेडिंग ना भी हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर 90 to 95% हेयर शेड हो भी जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे पीआरपी यूज करें ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन, तो ऐसा कहा जाता है कि हम इस शेडिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं। या हेयर ट्रांसप्लांटेशन के 10 to 15 डेज बाद मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने से भी शेडिंग फेस रिड्यूस हो जाती है, तो वो भी हम जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि शेडिंग फेस कम हो। शेडिंग फेज जो हमारी लाई करती है वो अराउंड डे 60 टू डे 90, मतलब 2 to 3 मंथ्स तक शेडिंग फेज लाई करती है, और उसके बाद आपका ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ फेज मतलब आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो नॉर्मली, जिससे हमारा हेयर साइकिल रहता है नॉर्मल हेयर का, जिसमें एक ग्रोइंग फेज रहती है, एक रेस्टिंग फेज और एक शेडिंग फेज। तो आपका ट्रांसप्लांटेड हेयर भी उसी तरह से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें से कुछ हेयर ग्रोइंग फेज में होते हैं, कुछ रेस्टिंग फेज में और कुछ शेडिंग फेज में। वो ग्रोथ फेज आपका, जैसे मैंने पहले बताया था, थर्ड मंथ से स्टार्ट होके 6 मंथ्स में 40 to 60% रिजल्ट, 8 मंथ्स में अराउंड 70% रिजल्ट, और 9 to 12 मंथ्स में आपका कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद शेडिंग फेस की एंजाइटी होती है उसको कुछ कम करेगा, और को आपके जो बाकी भी हेयर रिलेटेड डाउट्स हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा और किस तरह से आएगा, कब हमें कंप्लीट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उस चीज को सॉल्व करेगा। इसके अलावा भी कोई और टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमारी वेबसाइट पे डाल सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।